फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009। मैं केवल उन्हीं तथ्यों पे चर्चा करूंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा या अनवांटेड फैक्ट नहीं बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम है, कहने का मतलब ये कहाँ पास हुआ होगा? संसद में। तो हमको वही देखना है संसद में ये कब कब पारित हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ संसद। अधिकतर बिल सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। और पास भी कहाँ होता है? लोकसभा में, ठीक है। लेकिन ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया? राज्यसभा। सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया? राज्यसभा में, ठीक है। तो हमको देखना है राज्यसभा में ये कब पारित हुआ। तो राज्यसभा में ये पारित होता है 20 जुलाई। वर्ष सबको पता चल जाएगा यहाँ से, कौन से वर्ष में? 2009। तो 20 जुलाई को ये कहाँ से पारित हुआ? राज्यसभा से। 14 दिन बाद अगले सदन में पारित होगा। अगला सदन क्या कहलाएगा? लोकसभा। 14, 20 में 14 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 4 अगस्त। 4 अगस्त 2009 को ये कहाँ से पारित हुआ? लोकसभा से। तो याद रखेंगे ना, यह बिल पहले कहाँ पारित हुआ? राज्यसभा, पुनः लोकसभा। तत्पश्चात ये कहाँ जाएगा? हमारे राष्ट्रपति के समक्ष। और राष्ट्रपति ने इसमें अपना हस्ताक्षर कब किया? 26 अगस्त 2009। ये भी देख लेते हैं उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय राष्ट्रपति थी हमारी प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन थे वो भी देख लेते हैं। तो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इतना याद रहेगा। आरटीई 2009 राज्यसभा में कब पारित हुआ? 20 जुलाई। लोकसभा में 4 अगस्त। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? 26 अगस्त। ये तो यहाँ से पारित हो गया। अब हम देखते हैं भारत में लागू। भारत में लागू कब से होगा? तो ये भारत में लागू होता है, इस डेट को याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। किसको छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि सभी को पता है अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का क्या दिया गया था? दर्जा। हालांकि 2019 में उसे समाप्त कर दिया गया, वो आप संविधान में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखना है, पूरे भारत पे ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लागू करने वाला देश, तो विश्व में इससे पहले इस अधिनियम को 134 देशों ने लागू कर दिया था। मतलब भारत कौन से नंबर का देश बना? 135वां। भारत में सब काम लेट से ही होते हैं भाई, पहला नंबर कभी नहीं आएगा, पहला दूसरा 10वां कभी नहीं आएगा। भारत में अधिकतर कार्य लेट से ही होते हैं, विकास का कार्य तो और। तो लागू करने वाला देश कौन सा बनेगा? 135वां। एक पॉइंट आप और देख सकते हो, लागू करने वाला प्रथम देश, तो वो आएगा आपका क्या? नॉर्वे। सबसे पहले इसे कौन से देश ने लागू किया था? नॉर्वे ने, ठीक है। चलिए, तो क्या इससे पहले शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे? तो बस हमको वही देखना है, आरटीई से पूर्व किए गए संवैधानिक प्रयास, मतलब संविधान में वर्णन है, वही क्या कहलाएगा? संवैधानिक प्रयास। संविधान बोल दिया मतलब किसी न किसी अनुच्छेद के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इससे पहले
संविधान का एक अनुच्छेद था और उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 21 का। कई बार इसको पूछा गया है। क ख ग घ अंग, ये सब कभी भी आपको अनुच्छेद में देखने को मिले तो समझ जाना वो किसी न किसी संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 का कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसको भी पूछता है। तो इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो कौन से नंबर का था, 86वां। कौन से नंबर का था, 86वां। कब किया गया ये भी पूछ देता है, वर्ष। तो वर्ष भी याद रखना, 2002 में 86वां संविधान छोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का। और इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क। वो उनका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उनको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से, ऐसा है। ठीक है। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का क्या है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। तो इस मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का दायित्व या जिम्मेदारी किसकी होगी, उनके माता पिता। माता पिता का तात्पर्य किससे है, अभिभावक। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का दायित्व किसका रहेगा, उनके माता पिता का। 21 का में स्वयं का है और 51 का में माता पिता का है। मतलब कोई बच्चा जैसे कार्य करना चाह रहा है, तो अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका दायित्व किसका है, माता पिता का, कि वो उसे क्या भेजे, स्कूल। एक अनुच्छेद और याद रख सकते हो, अनुच्छेद 45 का। 3 से 6 वर्ष के बच्चों, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार किसका रहेगा, राज्य सरकार। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का तात्पर्य ये किससे है, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में आपको पता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाता है, शिक्षा। ठीक है, तो याद रहेगा 45 का में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार किसका रहेगा, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी समझ नहीं आता तो आजकल किड जोन आता है ना भाई, प्ले जोन या किड जोन, बस वही। ठीक है, तो इतने प्रयास किए गए किसके लिए, शिक्षा के लिए। किससे पहले, आरटीई 2009 से पहले, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार 2009 में संशोधन किया गया। संशोधन कहने का मतलब सुधार, और यह संशोधन कब किया गया, 2011 में। एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बट बता देता हूँ, 29 मार्च 2011। 29 मार्च 2011 में इसके नाम में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, और इसके नाम के सामने क्या जोड़ दिया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो 2011 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया और क्या जोड़ दिया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें अध्याय की संख्या तो 7 है और धारा कितने हैं, 38। जैसे संविधान में होता है ना भाई अनुच्छेद, उसी प्रकार से इसका क्या कहलाएगा, धारा। संविधान में क्या होता है, भाग और अनुच्छेद, उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, अध्याय और धारा।
तो कुल 7 अध्याय और कुल कितनी धारा? 38। तो याद रखना, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। अब हमको 38 धारा को तो नहीं पढ़ना है, कुछ प्रमुख धारा का हम अध्ययन करेंगे जहां से बार बार प्रश्न आता है। चल, तो प्रमुख धारा, धारा 3। धारा 3 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, मतलब उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मेन थीम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, इसका वर्णन कौन से धारा में? धारा 3। 6 वर्ष में बालक कौन सी कक्षा में पहुंचेगा? ये तो आयु की बात हो गई, मैं कक्षा की बात कर लेता हूँ। 6 वर्ष की उम्र में बालक कौन सी कक्षा में प्रवेश लेता है? पहली। और 14 वर्ष की उम्र में वो कहाँ पहुंचेगा? 8वीं। तो अगर मैं कक्षा की बात करूं तो पहले से 8वीं तक बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। चलिए अगले धारा की ओर बढ़ते हैं, धारा 4। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, जितना धारा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। धारा 3, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। धारा 4, आयु के अनुसार कक्ष में प्रवेश। मतलब समझे? बताता हूं। मान लो कोई एक स्टूडेंट है राजू। इस राजू की आयु की बात करूं तो इस राजू की आयु कितने वर्ष की है? 9 वर्ष की। ठीक है ना। अब राजू 9 वर्ष तक कभी स्कूल गया ही नहीं, 9 वर्ष तक राजू स्कूल गया ही नहीं। अब वो 9 वर्ष की उम्र में स्कूल आया प्रवेश लेने, तो अब वो 9 वर्ष की उम्र में स्कूल आएगा तो आप उसको पहली कक्षा में नहीं डालोगे, पहली कक्षा में कब जाता? 6 वर्ष की उम्र में। 7 वर्ष की उम्र में कौन सी कक्षा में जाता? दूसरी। 8 वर्ष की उम्र में कौन सी कक्षा में जाता? तीसरी। और 9 वर्ष की उम्र में कौन सी कक्षा में जाता? चौथी। तो वो 9 वर्ष की उम्र में आया है, मतलब उसे सीधा चौथी कक्षा में क्या दिया जाएगा? प्रवेश। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मतलब उसकी जितनी आयु होगी उसके अनुसार कक्षा में क्या दिया जाएगा? प्रवेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले धारा की ओर बढ़ते हैं, धारा 5। स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र समझ नहीं आता तो इसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो होता क्या है, आजकल प्राइवेट स्कूल के लोग आसानी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते नहीं। तो ये सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी ज़्यादा हाई फाई होती है। तो एक अगर विद्यार्थी जाता है ना तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? लॉस। इसीलिए आना आजकल टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट आसानी से दिया नहीं जाता। तो धारा 5 में बोला गया है कि अगर किसी विद्यार्थी को या किसी अभिभावक को उनके बच्चे का टीसी चाहिए तो उसे देने से रोका नहीं जाएगा। इसका वर्णन किसमें है? धारा 5 में। याद रहेगा। धारा की ओर बढ़ते हैं, धारा 6। विद्यालय की स्थापना। धारा 6 के तहत हम क्या करेंगे? नवीन विद्यालय की स्थापना करेंगे। अब जो विद्यालय की स्थापना है वो किसके आधार पे की जाएगी? तो विद्यालय की स्थापना किसके आधार पे की जाएगी? दूरी। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको क्या बनाना है? प्राथमिक विद्यालय।
प्राथमिक बोलूंगा तो पहले से लेकर कौन सी कक्षा, 5वीं। तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको क्या बनाना है, प्राथमिक विद्यालय। जैसे पेट्रोल पंप वगैरह का भी होता है ना कुछ रूल कि इतने किलोमीटर के अंतर्गत उसी कंपनी का पेट्रोल पंप नहीं रहेगा, उसी प्रकार से 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको क्या बनाना है, प्राथमिक विद्यालय। और प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंतर्गत आपको क्या बनाना है, प्राथमिक के सामने शब्द जोड़ देना उच्च, उच्च प्राथमिक विद्यालय। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसके अंतर्गत करनी है, 3 किलोमीटर के अंतर्गत। तो याद रखेंगे, प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा की बात करूं तो 6वीं से 8वीं, याद रहेगा। अगला अनुच्छेद, अगला धारा 10, धारा 10, ठीक, 6 तक देखे थे। अगला धारा 10, धारा 10 कहता है बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व, बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व या कर्तव्य किनका रहेगा, उनके अभिभावक का होगा। मतलब कोई अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो उन्हें स्कूल किसके द्वारा भेजा जाएगा, उनके माता पिता के द्वारा। किसमें बोला गया है, धारा 10 में, ठीक है। धारा देखेंगे धारा 12, धारा 12 कहता है निजी स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों पर 25% सीट, निजी स्कूलों पर 25% सीट आरक्षित किए जाएंगे, किसके लिए, EWS। EWS क्या है, E फॉर इकोनॉमिकल, V फॉर वीकर और S फॉर सेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो ये कोई भी जाति का हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो या SC हो, अगर वो गरीब है या उसके पास BPL कार्ड है, गरीब रेखा का, तो वो निजी स्कूल पर क्या करेगा, फ्री में पढ़ेगा, ठीक है। हालांकि निजी स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले इसका खर्चा नहीं उठाएंगे, वो पैसा उनको किसको देगी, कौन देगा, सरकार। मतलब याद रखना है, कोई भी जो निजी स्कूल है उस पर 25% सीट किसके लिए आरक्षित रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। किसमें बोला गया, धारा 12, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। धारा 13 कहता है स्कूल में प्रवेश लेने पर, धारा 13 कहता है स्कूल में प्रवेश लेने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। डोनेशन फीस बोलते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से लिया जाता है लेकिन ये प्रतिबंधित है भाई। अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो डोनेशन फीस नहीं लिया जाएगा, जो आपकी फीस है वो लिया जाएगा। एडमिशन फीस एक होता है डोनेशन, उस पर क्या है, प्रतिबंध, ठीक है, याद रहेगा। तो स्कूल के डोनेशन फीस पर, ठीक है, तो स्कूल के डोनेशन फीस पर प्रतिबंध है किसके तहत, धारा 13, ठीक है। जितना धारा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना ही है। धारा 17 को क्या बोलेंगे, खतरा। 17 को क्या बोलेंगे, खतरा। तो दंड, किसी भी बालक को दंड देने पर क्या है, निषेध। तो किसी भी बालक को आप किसी भी प्रकार का दंड या उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसके तहत, अनुच्छेद 17। तो 17 को खतरा बोल लो, ठीक है। अगला अनुच्छेद धारा 19, धारा 19 में है विद्यालय के मान व मानक, मतलब विद्यालय के लिए कुछ निर्देश बनाए गए हैं। इसी मान व मानक के तहत हम देखते हैं विद्यालय में समय का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस धारा में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विद्यालय के लिए कितना समय निर्धारित किया गया वो इंपॉर्टेंट है, देखना।
आराम से। दो स्तर में बांट देता हूं। एक प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर में कौन सी कक्षा, पहले ही से 5वीं। और एक कौन सी, प्राथमिक के सामने आप जोड़ देना उच्च, उच्च प्राथमिक स्तर। कौन सी कक्षा को शामिल किया जाएगा, 6ठी से 8वीं। अब पहली से लेकर 5वीं तक विद्यालय में कुल कितना समय आपको देना पड़ेगा। ये जो समय की बात कर रहा हूं मैं, कितने कितने की समय की बात कर रहा हूं, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में एक शिक्षक को विद्यालय में कितना समय देना पड़ेगा। तो 1 सप्ताह में जो विद्यालय है वो कुल कितने घंटा चलेगा, 45 घंटा। 45 घंटा के आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, तैयारी सहित। अब ये क्या है, सुनना समझना, तैयारी सहित क्या है। 1 सप्ताह में शिक्षक को विद्यालय में कितना घंटा देना पड़ेगा, 45 घंटा, लेकिन तैयारी सहित। एक सप्ताह में 6 दिन ही विद्यालय लगेगा, रविवार को ऑफ रहेगा। तो 6 दिन, और प्रत्येक दिन उसको कितना घंटा देना है, 6 घंटा। तो 6 दिन में 6 घंटा मतलब कुल कितना हो गया, 36 घंटा। कुल हमने कितना बोला है, 45 घंटा। तो 36 में 45 माइनस करोगे तो कितना घंटा बच रहा है, 9 घंटा। अब ये 9 घंटा शिक्षक के किसके लिए है, तैयारी के लिए है। 9 घंटा शिक्षक के किसके लिए है, तैयारी के लिए है। तो वो पर दिन मतलब 6 दिन घर में 1.5 घंटा क्या करेगा, तैयारी करेगा। तो 6 डेरे 9, 6 डेर कितना आ जाएगा, 9 घंटा। तो इस प्रकार तो विद्यालय में शिक्षक को 1 सप्ताह में कितना कार्य करना पड़ेगा बोलेगा, तो 45 घंटा, जिसमें तैयारी को भी जोड़ा गया है, याद रहेगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, बड़ा क्लास है तो थोड़ा 3 घंटा आप बढ़ा देना। तो 1 सप्ताह में कितना घंटा, 48 घंटा। 45 इसमें था तो इसमें कितना हो जाएगा, 48 घंटा। अब 48 घंटा को भी ऐसे ही बांटो, 6 दिन तो 6 छक्के 36 घंटा। विद्यालय में तो सेम 36 घंटा देना है। 36 और 48 कितना हो रहा है, 12 घंटा। 12 घंटा कहने का मतलब एक दिन में वो घर में कितना घंटा पढ़ेगा, 2 घंटा। तब तो 6 दूनी 12। तो याद रखेंगे ये जो प्राथमिक स्तर है एक दिन में घर में कितना घंटा पढ़ेगा, 1.5 घंटा। और उच्च प्राथमिक स्तर में एक दिन में उसको घर में कितना समय देना है, 2 घंटा। बस इसी में अंतर है। बाकी विद्यालय में तो दोनों में 36 घंटा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है भाई, चलिए। धारा 21 एसएमसी का गठन। एस फॉर स्कूल, एम फॉर मैनेजमेंट, सी फॉर कमिटी। हिंदी में क्या बोल देंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, जिसमें कौन कौन रहेंगे, इस विद्यालय प्रबंधन समिति में कौन कौन रहेंगे, एक शिक्षक रहेंगे और एक विद्यार्थी के पेरेंट्स अर्थात माता पिता या अभिभावक। इसका रेशियो पूछेगा तो बोला जाता है 75% इसमें क्या होंगे, अभिभावक, और 25% क्या होंगे, शिक्षक। तो डायरेक्ट पूछा जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक कितने प्रतिशत रहेंगे, तो 75% इसमें जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, अभिभावक। ठीक है, एक पॉइंट आप और याद रख सकते हो, इस विद्यालय प्रबंधन समिति में, इस विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 50% क्या होनी चाहिए, महिला। 50% महिला और 75% क्या, अभिभावक या माता पिता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। धारा 21। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक धारा और बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, उस धारा का नाम है धारा 25। धारा 25 महत्वपूर्ण है। शिक्षक छात्र का अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शिक्षक व छात्र का अनुपात। तो सबसे पहले हम इसको भी देखेंगे किसमें, प्राथमिक शिक्षा। आराम से देखना ना, ये पूछता है प्राथमिक शिक्षा। कक्षा बोलूं तो 1 से 5वीं। एक तरफ लिख देता हूं छात्र, एक तरफ लिख देता हूं शिक्षक।
तो अगर पहले से 5वीं कक्षा में 1 से लेकर 30 छात्र हैं तो कितने शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी? 1। मतलब 30 बच्चों को एक शिक्षक संभाल लेगा। छात्रों की संख्या 30 से ऊपर 31 से कितना? 60। बस 30 का पहाड़ा पढ़ते चलना, 30 दूनी 60। 31 से कितना है? 60 है, तो एक शिक्षक और बढ़ जाएगा, कितना? 2। 60 से ऊपर कहने का मतलब 61 और 30 दिया 90, तो शिक्षक का जो वो है संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, 90 के ऊपर कर लो 91, 30 चौक 120, तब फिर से एक शिक्षक बन जाएगा 4। अब संख्या 120 से ऊपर 121 और सीधा कहाँ तक कर देना? 200 तक। तो अगर संख्या 120 से ऊपर होती है कहाँ तक? 200 तक, तो एक शिक्षक और बढ़ जाएगा, शिक्षकों की संख्या 5, लेकिन उसके साथ एक किसकी नियुक्ति करेंगे हम लोग? HM। एक किसकी नियुक्ति करेंगे? HM। HM का मतलब होता है क्या? हेड मास्टर। तो अगर विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या 121 से ऊपर है तो वहाँ जो शिक्षक है वो 5 और जो एक किसकी नियुक्ति की जाएगी? हेड मास्टर की। हालांकि बोला जाता है हेड मास्टर की नियुक्ति विद्यार्थियों की संख्या 150 से ऊपर होने पे की जाती है, लेकिन उसके प्रयास कहाँ से चालू हो जाएंगे? अगर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 121 से ऊपर हो तो उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाएगा, और संख्या 150 पहुंचती है तो एक हम किसकी नियुक्ति कर देंगे? HM की। याद रहेगा? ठीक है, एक फैक्ट आपको और बता दे रहा हूं, नोट करके लिख सकते हो। यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, अभी हमने कितना तक बात किया था? 200 तक। यदि विद्यार्थियों की संख्या, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो वहां छात्र व शिक्षक का अनुपात बदल जाएगा। तो वहां 40 छात्र के लिए एक शिक्षक की क्या की जाएगी? नियुक्ति। सामान्य में 30 छात्र के लिए एक शिक्षक, और जिस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ऊपर है वहां 40 छात्र में एक शिक्षक। एक बार ऐसा समझा देता हूं, मान लो किसी विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? 120, तो वहां 30 छात्र में एक शिक्षक नियुक्त करेंगे। और किसी विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? मान लो 220, संख्या 200 से अधिक, तो अब यहाँ 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। समझ आया? ठीक, तो ये तो हो गई प्राथमिक शिक्षक की बात। उच्च प्राथमिक शिक्षक। उच्च प्राथमिक शिक्षक मतलब कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक। यहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात आप याद रखेंगे, यहाँ 35 छात्र में एक शिक्षक। पहले से 5वीं में 30 छात्र में एक शिक्षक, उच्च प्राथमिक शिक्षा में 35 छात्र पर एक शिक्षक, और जहां संख्या 200 से अधिक होगी 40 छात्र में एक शिक्षक। तीनों डाटा याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक धारा आप और जान लेना, धारा 28, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। मतलब कोई गवर्नमेंट टीचर, कोई भी गवर्नमेंट टीचर घर पे या प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो इतने कुछ महत्वपूर्ण धारा हैं जो आप याद रखेंगे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।